स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 15 को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हमने 1 से लेकर 14 तक के चैप्टर को कंप्लीट किया, साथ ही इसके शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों ने प्रिपेयर किया और रिवीजन भी आप लोग कर रहे होंगे, क्योंकि अभी जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे। उसमें 15 दिसंबर को आपका पेपर है और टाइम भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप लोग रिविज़न करिए, प्रैक्टिस करिए और चीज़ों को कंप्लीट करते रहिए। ठीक है, तो चैप्टर है अपना 15, हमारे चारों ओर वायु। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम लोग आज कुछ चीज़ों को सीखेंगे। जैसे अगर हमारे सामने कोई नई बुक आती है और अगर उस बुक को रीड करना है तो हम उसे अच्छे तरीके से रीड कैसे करें कि कम समय में ही रीड कर लें और साथ ही उसके शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर लें, जिससे कि बार बार एक ही बुक को हमें रीड ना करना पड़े। बस जैसे कोई चीज़ भूल रही है हमसे तो फिर आकर के हम उस बुक में उस चीज़ को देख लें और रिवीजन कर लें, बस इतना ही करना होता है। शॉर्ट नोट्स भी अगर हमारी बुक की तरह ही हम छाप रहे हैं तो दोनों में डिफरेंट क्या रह जाएगा, इसलिए हम लोग सीखेंगे शॉर्ट नोट्स कैसे बेहतर बनाना है और एक नई बुक को हमें रीड कैसे करनी चाहिए। जैसे ये चैप्टर है हमारे चारों ओर वायु। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर खुला, ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हमें पढ़ना क्या है। जैसे क्या आ गया टॉपिक, क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है। ठीक है, अब इसको हम ब्रैकेट में कर लिए। अगला टॉपिक, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। जैसा कि मैं जब चैप्टर को रीड करती हूँ, आगे के चैप्टर जो मैंने रीड किया आप लोगों के समक्ष मैं ऐसे ही करती हूँ, लेकिन आज सीखिए आप लोग। देखिए फिर क्या है इसके बाद, वायु किससे बनी है, क्या पढ़ेंगे, जलवाष्प क्या होता है, ऑक्सीजन क्या है, ठीक, और फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड, धूल, धुआं, नाइट्रोजन, इन सब को समझेंगे। और इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा इसमें, पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है। फिर हम समझेंगे इसमें वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है, और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट में जैसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, टॉपिक को हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद कौन कौन से शब्द आए पढ़ते समय, वायुमंडल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु की संरचना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धुआं, पवन चक्की। इसके बाद हम चलेंगे सारांश को हम लोग एक बार रीड कर लेंगे, जिससे ये हमें पता चल जाएगा कि हम जो चैप्टर रीड करने वाले हैं उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है। जैसे वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, हम वायु को देख सकते हैं परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं, वायु जगह घेरती है, जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें धूल कण भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक है। वायु की परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है और जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। फिर वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब जब हमने सारांश को रीड किया तो क्या पता चला कि अभी हमें वायु के बारे में पढ़ना है कि वायु होती क्या है, कैसे हम इसे देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते, अनुभव कैसे करते हैं, इन सबको हम समझेंगे। फिर है कि गतिशील वायु पवन को अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, कुछ गैसों को पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि वायुमंडल क्या होता है। अभी तो सारांश जो दिया गया ये बहुत छोटे रूप में प्रस्तुत कर दिया गया हमारे समक्ष, लेकिन जब हम बुक को रीड करेंगे तो वहाँ पर पूरा विस्तार से व्याख्याएं की गई हैं, इसीलिए बुक को रीड करना आवश्यक है। श्वसन प्राणी के लिए क्यों आवश्यक है, हम इन सबको समझेंगे। इसके बाद और अगर बेनिफिट लेना आपको, आप क्वेश्चन को देखिए, फिर समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें जो हम बुक रीड कर रहे हैं उसमें इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जैसे वायु के संगठक क्या है, अब जब हम बुक को रीड करेंगे तो अगर वहाँ पर कोई चीज़ें है कि वायु के संगठक ये चीज़ें हैं तो वहाँ पर उसे अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। फिर वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है, अब ये हमारे दिमाग में चलता रहेगा जब हम बुक को पढ़ेंगे। फिर आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, आप यह कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है। इसके बाद है कि रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है। अब ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहेंगी जैसे जैसे हम बुक को रीड करते चलेंगे। फिर है कि पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत क्या कहलाती है।
हरे पौधे को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव की आवश्यकता होती है। कौन से अवयव की आवश्यकता होती है? फिर है 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। फिर है वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे तथा जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलने लगा कि क्या क्या बन सकता है, और ये चीज़ें और क्लियर हो सकती हैं जब आप पीवाईक्यू को देखेंगे। अगर आपने पीवाईक्यू को अच्छे से रीड कर लिया है तो अभी जब आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है एनसीईआरटी हमारे लिए, और इसी के साथ ही चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आगे हम अपने एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और ये देखेंगे कि अपने शॉर्ट नोट्स में किन चीज़ों को ऐड करना है, क्योंकि अभी हमारे दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इस बुक में, और जब हम पीवाईक्यू को देख लेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में क्या करेंगे हम लोग, पहले लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़ेंगे। इससे ये होगा कि कौन सी चीज़ें हमें सेकेंड रीडिंग में छोड़ देनी है वो यहीं पर अभी कंफर्म हो जाएगा, फिर उसको हम छोड़ देंगे और आगे अंडरलाइन कर देंगे कि क्या चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसको आगे लेकर चलेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको कोई भी बुक पढ़ रहे हैं उसमें यूज करनी है, वो चाहे पॉलिटी की हो, हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, चाहे जो बुक हो, सब में आपको ये ट्रिक फॉलो करनी होती है। ठीक है, तो अब हम चैप्टर को देखिए रीड करते हैं कि अध्याय 9 में हमने यह सीखा कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीकों से अनुभव की जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हम वायु को देख तो नहीं सकते, लेकिन वायु को हम अनुभव कर सकते हैं। अब ये अनुभव हम कैसे कर सकते हैं? पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती है, कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं, पंखे के चालू होने पर खुले पुस्तक के पृष्ठ आवाज़ करने लगते हैं, वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव होता है, और निष्पावन की प्रक्रिया बहती वायु में अधिक प्रभावी होती है। अब ये विभिन्न प्रकार की फिरकियाँ, ऐसा हमने बचपन में इसके साथ खेला भी है कई तरीक़ों से। ये है वात सूचक। वात सूचक का क्या काम है कि ये घूमती हुई उस दिशा में रुक जाती है जिस दिशा में वायु चल रही है। अगला टॉपिक क्या है कि क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? तो अब हम इसको देखते हैं। क्रियाकलाप सेकंड, इसमें बोतल के माध्यम से बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वायु हर जगह मौजूद होती है। जैसे जब हम बोतल को लेते हैं, कोई मतलब पानी में डालते हैं नीचे की तरफ उसका मुंह करके, तो उसमें बुलबुले बाहर आते हैं, तो जिससे क्या पता चलता है कि वायु यहाँ पर उपस्थित है। क्यों? क्योंकि जो ये बोतल है वो पूरी तरह से खाली नहीं, उसमें वायु भरी हुई थी पहले से ही। चीज़ें यहाँ पर समझाई जा रही है कि यह वायु है जो कि बोतल में उपस्थित थी। बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार खाली नहीं थी। अब ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वास्तव में इसे उलटने पर भी यह पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी। इसीलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है, पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती। जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है और वायु के निकलने से खाली हुए भाग में पानी भर जाता है। तो यह क्रियाकलाप क्या दर्शाता है कि वायु स्थान भी घेरती है। क्या कन्फर्म हुआ यहाँ पर वायु के बारे में कि वायु का द्रव्यमान होता है, वायु स्थान घेरती है, और तभी तो ये बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है, और यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता, हम इसके आर पार देख सकते हैं, या पारदर्शी होती है। फिर अभी हमने क्या देखा था कि हमारे क्वेश्चन में भी वायुमंडल से चीज़ें पूछी गई हैं, तो अब इसका आंसर भी हमें मिल गया कि हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है, तथा इसे क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। एक क्वेश्चन बना हुआ है कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वायु में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसीलिए पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। वायु किससे बनी होती है? देखिए, 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, और वो मिश्रण कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन हो गए, नाइट्रोजन हो गए, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, जलवाष्प, धूल के कण। तो
अभी हम जल वाष्प को देखते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि वायु में जल वाष्प विद्यमान होती है। हमने यह देखा भी है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ से संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। ऑक्सीजन, तो जो जलने की क्रिया होती है केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। फिर अगला है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% तक पाया जाता है, सबसे ज़्यादा, और यह वायु का लगभग 4/5वां भाग घेरता है। कार्बन डाइऑक्साइड, एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई, जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पादप एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जलने पर ऑक्सीजन का उपयोग कर मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैसें बनती हैं। फिर है धूल तथा धुआं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियां देखते हैं। ये चिमनियां हानिकारक धुएं तथा गैसों को हमारी नाक से तो दूर ले जाती हैं, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नज़दीक ले जाती हैं। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं, जो कि पक्षियों के लिए बहुत हानिकारक है, धूल तथा धुआं। फिर क्रियाकलाप नंबर 4। अब जैसे हम देखते हैं कि जब सूर्य की रोशनी आती है कभी हमारे पास, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ धूल के कण जैसे दिखाई देती है, जिससे कि हम यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि जब प्रकाश आती है कमरे में तो वहाँ पर जो चीज़ें दिखाई देती है वो सब क्या है, धूल के कण। तो मतलब वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। ये चीज़ें स्पष्ट की गई हैं जो यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया जा रहा है कि वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं और धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं, ठीक है, और जिससे कि हमारे अंदर जो है हमारे शरीर में ये धूल के कण नहीं जा पाते हैं। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें जलवाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन थोड़ी मात्रा में, कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। अगर हम देखें तो नाइट्रोजन कितना है, लगभग 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और जो है 0.04% हीलियम हो गया, हाइड्रोजन, आर्गन 0.93%। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन 21%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प और दूसरी गैसें। वास्तव में ये दोनों गैसें कौन कौन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वायु का 99% भाग बनाती हैं। शेष 1% में जलवाष्प, अन्य गैसें और धूल के कण होते हैं। फिर है कि पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है। देखिए, जल में वायु विद्यमान होती है, क्रियाकलाप के माध्यम से बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, ये जो पानी में बुलबुले बन रहे हैं किस लिए बन रहे हैं, वायु के कारण बनते हैं, पानी में घुली हुई वायु के कारण। अब हम सोचते हैं अपने मन में कि जो मिट्टी के अंदर जीव रहते हैं उनको ऑक्सीजन कैसे मिलता है, श्वसन क्रियाएं कैसे होती हैं। यहाँ पर क्रियाकलाप 6 के माध्यम से समझाया जा रहा है कि जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है, जो बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधों की जड़ें श्वसन के लिए इसी वायु का उपयोग करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद तथा छिद्र बना लेते हैं और इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब भारी वर्षा होती है तो इन छिद्रों एवं मांदों में वायु की जगह पानी भर जाता है और इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है। देखिए,
हम पहले प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम यह कहते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यह वास्तविकता है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधों एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब हम देखेंगे पवन चक्की पवन चक्की का क्या क्या कार्य है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने, आटा चक्की को चलाने में। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट, हवाई जहाज को चलाने में। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के पराग कणों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यहाँ पर हम देख लिए वायु का हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्व है। ठीक है, फिर इसी के साथ हम लोग अपना चैप्टर भी फिनिश कर लिए। वायुमंडल को समझा क्या है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। और वायुमंडल का संगठन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन। फिर हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ ही लिया, वायु संरचना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धुआं, पवन चक्की को देखा। फिर वायु की इम्पोर्टेंस को देखा हमने, और पादप और जंतुओं के मध्य श्वसन प्रक्रिया को देखा, किस प्रकार से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। फिर हमने देखा कि पर्वतारोही ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर वायु में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर हमने वात सूचक भी देखा था कि जब ये वात सूचक जो होती है, जो जब घूमती है तो वो उसी दिशा में रुक जाती है जिस दिशा में वायु चल रही होती है, जिससे हमें उसका पता लगता है कि वायु किस दिशा में चल रही है। फिर हमने सारांश पहले ही देख लिया था, आप लोगों को रीड करना तो आप लोग रीड भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन को देखे थे, आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि अब हम PYQ को लगाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 16, और ये अपना लास्ट चैप्टर है। फिर हम मिलेंगे साइंस NCERT क्लास 7 से। तो थैंक यू सो मच।